आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय श्री पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे इस शहर के सम्माननीय कवि सरस्वती माता के भरत शंभू सिंह नंदा जी, हमारे सरस्वती माता की भरत पुत्र सम्माननीय कविगण, इस संस्था के संयोजक, भावी पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता दूसरे मनोहर जी और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण और सभी सम्मानित शिक्षक। बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो अच्छा इसलिए लगा कि मैंने देखा कि जब न्यू ईयर आता है तो कुछ लोग उसका विरोध करने लगते हैं। ये जब जिसे आप अंग्रेजी नव वर्ष कह सकते हो, ये लिखते हैं कि अंग्रेजी नव वर्ष है। हम ये कहते हैं कि भाई अगर वो अंग्रेजी नव वर्ष है तो जब अपना नव वर्ष होता है जिसको आप अपना मानते हो, उसके लिए भी तो कुछ आपके अंदर कुछ प्रकट होना चाहिए, कुछ उत्साह दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये लगा, पहली बार ऐसा लगा कि एक अच्छी शुरुआत किया। मनोहर जी का जब निमंत्रण मिला तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी शुरुआत है। और सबके गले में जो पीले रंग का पट्टा है, अब पाठक जी को भले दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं वहाँ बैठा था, बड़ा विभूत था, इसलिए हमने इशारा किया कि एक जो है सामने से एक ऐसा ले लीजिए। और मतलब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि हम अपने रंग में निश्चित रूप से सनातन धर्म जो है इतना बृहद सागर है कि अपन सोच भी नहीं सकते। लोग जो अलग अलग धर्म विकसित हुए वो उसी का थोड़ा सा जो है जो रस झलक गया, उसी को लेकर के अलग अलग धर्म बन गए और लोग उसी को लेकर बिल्कुल गर्वित हैं। और हम अपने धर्म को, हम अपने जो कुछ भी हमें मिल गया है ये अथाह सागर, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको संभाल ही नहीं पा रहे। तो मैं इस अवसर पर आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जो है अपने संस्कृति को पर गर्व करें, अपनी सभ्यता को पहचानें और इसको जिए। केवल कहने से नहीं होगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ विद्वान शिक्षक कुछ देर के लिए मोबाइल वगैरह से बाहर आ जाए। निश्चित रूप से मोबाइल आपके साथ होगा। इन बातों में जो अपन चर्चाएं कर रहे हैं निश्चित रूप से ये फिर से क्षण नहीं आएंगे। मैं अपने धर्म की बात करूँगी। जैसे होली में, जिससे एक ऐसा समय आया, मुझे बहुत रंगों से मित्रता नहीं थी मेरी, होली से बहुत होली खेलने में रुचि नहीं थी। लेकिन मैं जिससे मिलता वही कहता अरे मुझे तो रंग पसंद नहीं है, अरे मैं तो दूर ही रहता हूँ, अरे मैं तो कमरे में ही रहता हूँ। एकाएक खतरे का एहसास हुआ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने बहुत सोच समझकर हमारे त्योहारों को डिजाइन किया है। हम नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, जब तक ना समझ पाए इसको यथारूप जो है जीते रहना चाहिए। फिर मैं मुझ जैसा कमजोर आदमी भी, मैं भी जो है निकल आया, कपड़े निकाले और मैंने कहा कि पहले अपने आप को ही रंग लगा दे। और बाहर निकल कर जो मैं भागता था किसी का रंग देखकर, मैं झपट पड़ा। मुझे लगा कि मैं रंग लगा लूं, इसके बाद मैं भी शेर हूँ। अगर आप कोरे जा रहे हो तो लोग आप पर झपटेंगे, लेकिन आप खुद ही 10 रंग अपने ऊपर डाल लीजिए, फिर आप झपट जाओगे। मैंने ढूंढ कर लोगों को रंग लगाया और हमने कहा कि ये हमारे जो है धर्म को मिटाने की साजिश की जा रही है। बैठे हैं नगर निगम के हमारे जो प्रतिनिधि बैठे हैं, चौहान साहब, पूरे साल भर जाने कितने लीटर पानी बहेगा, वो नल नहीं ठीक हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही होली का समय आएगा पानी बचाने का अभियान चलता रहेगा और आप देखोगे आश्चर्यजनक रूप से ये अभियान जैसे ही होली खत्म हुई बंद हो जाता है। उसके बाद नलों से चाहे जितना पानी हो किसी का, यहाँ किसी के बच्चे, कोई बच्चा पैदा हो गया, तमाम पटाखे छुटाए जाएंगे। शादियों में तो जाने कितने पटाखे छूटते, किसी को आपत्ति। जैसे ही दिवाली आएगी पटाखों पर जो है वो तमाम लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पटाखे अच्छे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसी इवेंट पर क्यों शादी वाले पटाखे क्या पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं क्या? कोई बच्चा पैदा हो गया तो पटाखे, और तो और क्रिकेट मैच होता तो भगवान जाने कितने पटाखे होते। तो मुझे लगा कि हमारे धर्म को जो है धीरे धीरे मिटाने की साजिश हो रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आएं और दृढ़ता पूर्वक जो है अपने धर्म को,
अपनी सभ्यता को और अब जो कुछ भी हमें मकसद है ईश्वर में सनातन के नाम पर उसकी सबकी सुरक्षा करें। जहाँ तक रहा जज का सवाल, तो भाई मैं जज के साथ आदमी हूँ। मेरा धर्म जो है मेरे जो है काम पर भारी नहीं होना चाहिए। जब मैं अपना काम करने लगूँ तो हमारा धर्म आड़े नहीं आता। मैं एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक मामले में जो है मैं जबलपुर में पदस्थ था, तो वहाँ पर एक दिन जब टी क्लब से लौटा दोपहर में चाय वगैरह पी के, तो देखा कोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ। कोर्ट में जो है सरसों डालने की जगह नहीं। मैं घबराया कि आखिर क्या कौन सी घटना हो गई, तो पता चला कि ये पेपर में पहले से पढ़ा था, तो पता चला ये वही वाला केस है जिसमें एक व्यक्ति मंदिर के कार्यक्रम में कुरान की प्रतियां बांट रहा था और ये सारे लोग आक्रोशित हैं। तो जमानत लगाने वाले अधिवक्ता बेचारे एक दो लोग थे, उन्होंने दुब के खड़े थे और हिंदू धर्म की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से तमाम जो है दर्जनों लोग, और दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग, और सब एकदम क्रांतिकारी हुए। मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने, हालांकि मुझे आदेश करें, मैंने उनसे पूछा कि क्या सनातन धर्म हमारा इतना कमजोर है कि वहां पर कुरान की प्रतियां बांट देने मात्र से उसको खतरा पैदा हो जाएगा? तो उसका जवाब नहीं दे पाए वो। और मैंने उस केस में जो है उसको, उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा। जमानत पर छोड़ा। वो जो हिंदू पक्ष के लोग थे उनका मुंह बिगड़ गया। किसी ने जो है बैकग्राउंड में कहा कि बहुत जो है अप्रोच लगाकर आपके यहाँ जमानत ट्रांसफर करवाए थे कि एक हिंदू जज है तो ये जो है इसमें न्याय करेगा हिंदू के सामने का। मैं जब यहाँ बैठूंगा तो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, उस समय मैं केवल एक जज हूँ। मेरा धर्म जो है हमारे काम पर हावी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मुझे अपने धर्म को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। और शायद उसी अधिकार के तहत आज सुबह उठा और जब ये बात थी, और याद इसलिए था कि आज से नया वर्ष है, क्योंकि आज जो है मंगल जी का ये आमंत्रण था, तो मैंने सोचा आज हिंदू वेशभूषा जो हमारे सनातन की वेशभूषा है वो मैं खा। बड़ा अच्छा मंच है, चूँकि थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता रहा हूँ, तो भाई त्रिपाठी जी की को तो भूल गया, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत ही विद्वान लगता है, और कभी ऐसा रहता था कि ये पूरे दिन भर खुश होकर वकालत करते हैं। आप इधर से आ जाओ, जो आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, तो ये बहुत खुश होकर वकालत करते हैं। लेकिन इनकी खुशी जो है, इनकी खुशी जो है हमारे बाकी भाइयों से देखी नहीं गई है। पवन बिलोरे जी हैं, ब्रजेश जी हैं, ये इनसे देखी नहीं गई। इन्होंने भाभी जी को प्रयास करके LLB करवाया और उनको अभी रजिस्ट्रेशन करा के वकील बना दिया। अब दिन भर चुटकी लेते रहते कि आप तनाव में रहते। आप सोच के बताओ कि जिसकी पत्नी जो है लगातार उसी कोर्ट में है, वो खुश कैसे रह सकता है? ये तो वही बात हो गई कि जो है शेर के साथ पिंजरे के सामने जो है, शेरनी के पिंजरे के सामने बकरी को घास डाला जाए और बोला जाए कि खाओ, और ये कहा जाए कि बकरी को जो है घास लग नहीं रही है। तो अब ये बेचारे पूरे दिन भर जो है थोड़ा तनाव में रहते हैं, और जब ये कोई काम इन लोगों के नहीं सुनते मानते तो कहते हैं भाभी को बुलाता हूँ, अब नहीं सुन रहे हो। तो लिहाजा इनका जो है बड़ा वो चल रहा है। फिर भी जो है बड़े विद्वान अधिवक्ता है, बहुत बड़े बड़े मामलों में जो है इनकी भूमिका रहती है। भाई पवन बिल्लोरे जी, ये तो आप समझिए हर जगह हर कार्यक्रम इनका रहता ही। मैंने पूछा कि पवन भाई आजकल वकालत कैसे चल रही? बोले आपकी कृपा से काम इतना बढ़ गया है कि मैं कब्रिस्तान के पास से भी गुजरता हूँ तो मुर्दे उठ के पूछने लगते हैं कि साहब मेरी पेशी कब है, मेरी पेशी कब है, मेरी पेशी कब है। तो ये जो है बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, और यहाँ तक कि भाभी जी को भी ये डरते हैं। कारण यह किसी कार्यक्रम में उनको लेके ही नहीं जाते, और मैं बराबर ध्यान रखता हूँ जिस कार्यक्रम में मिल जाते हैं पूछता हूँ कि भाभी जी कहाँ है, क्यों नहीं लेकर के आए। बड़ा अच्छा रहा। मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा आपकी कि जब मैं खरगोन आया था उस समय दंगा हुआ था, कर्फ्यू लगा था, तो 4 पंक्तियाँ उसी दिन लिखी, क्योंकि और कोई काम नहीं था, क्योंकि वकील भी नहीं थे कोर्ट में। 4 पंक्तियाँ उस दिन लिखी, वो आपसे सुनाता हूँ। और यात्रा आज समापन पे है। उस दिन हम लोग चर्चा ही कर रहे थे जब आमंत्रण देने आए थे मनोज जी, कि शायद ये जो है आपका कार्यक्रम मेरी विदाई पार्टी जैसा हो जाए, और हुआ यही कि आमंत्रण देने के बाद रात को ही लिस्ट आई, आदेश आ गया और जो है ट्रांसफ़र हुआ। तो बात
आज मैं उस स्थिति में हूँ कि प्रारंभ से लेकर अंत तक अपना जो है वो कर सकता हूँ। इनका एक बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इतना प्यारा गीत तो पढ़ाई, इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा मौका भी दिया। मनहर जी ये लोग पूरे 3 साल मुझे सुनाते रहे और जज क्या करता बैठ के सुनता है। 3 साल इन्होंने मुझे सुनाया है, जाते जाते आपने इनको सुनाने का मौका दे दिया। तो उसमें 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि गरम मौसम गरम माहौल, गर्मी थी, गरम मौसम गरम माहौल, उस पर था लगा कर्फ्यू, गिरेबा चाक था इस शहर का, शासन कर रहा था रफू, गिरेबा चाक था इस शहर का, शासन कर रहा था रफू, न वकील थे न दलील थे, न वकील थे न दलील थी, इजलास खाली था, न वकील थे न दलील थी, इजलास खाली था, मन में यही भर था, यहाँ पर क्यों आ गया है तू, मन में यही सवाल था, यहाँ क्यों आ गया है तू। वहाँ से चला और आज जो है इतना स्नेह मिला, इतना सम्मान सबका मिला, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो मूल काम है वो बड़ा कठोर होता है। किसी ने मुझसे जो है लाके स्टूडेंट ने पूछा कि जजों को काला कोट क्यों पहनाया जाता है, तो उस समय जो सूझा जवाब मैंने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा यार देखो, जज का काम बड़ा क्रूर काम होता है और काला रंग जो है वो क्रूरता का प्रतीक होता है, कठोरता का प्रतीक है। हमने कहा चूंकि जज कठोर काम करते हैं इसलिए उनको काला कोट पहना दिया जाता। तो फिलहाल मेरा काम बड़ा कठोर है और जब मेरा कोई फैसला होता है तो ये बिल्कुल तय होता है कि एक व्यक्ति खुश होगा और दूसरा नाराज होगा, और जो नाराज होगा उससे ये अपेक्षा है कि वो आपसे अच्छा व्यवहार तो नहीं करेगा। तिवारी जी अक्सर बोलते हैं अरे इसमें भी आपने सजा कर दिया, और बहुत बार जो आप जो कह रहे थे पाठक जी, वैसे ही होता है हमारे यहाँ कि उसको तो पता ही नहीं होता है कि मेरा गुनाह है। और यहाँ ये ज़्यादा हुआ, कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ जो SC/ST का मामला होता है, वहाँ पर एक जो मेरे सामने बार बार आता था कि ऐसी झगड़ा प्रथा है, भगोरिया प्रथा है, जिसमें अगर उस वर्ग का, उस समाज का कोई लड़का लड़की शादी योग्य है, शादी योग्य मतलब 11-12 साल की हो गई है, तो दूसरा लड़का उसको अपने साथ लेके जा सकता है। ये समाज में अपराध नहीं माना जाता। जब वो लड़का उस लड़की को लेके जाता है तो उसके बाद समाज की पंचायत होती है, जिसको झगड़ा प्रथा बोलते हैं। उसमें शायद माचिस की तीलियाँ रखी जाती हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अब लड़की वाला उसमें जो है बार्गेनिंग शुरू करता है कि मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। धीरे धीरे फिर वो दोनों में तय हो जाता है, तो मानते हैं कि झगड़ा टूट गया और वो माचिस की तीलियाँ तोड़ दी जाती हैं। कुछ उसमें से पैसे समाज को मिल जाते हैं, समाज के लोग अपना पार्टी वार्टी करते हैं। ऐसा मेरे नॉलेज में लाया गया, मैं इससे परिचित नहीं। तो अब एक लड़का एक लड़की को लेकर चला गया है, उसको तो लग रहा है कि मैंने समाज के हिसाब से कोई गलत नहीं किया, और लड़की क्या है 18 वर्ष से कम है। उन्होंने क्या किया, 500 एक्ट होता है जो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, तो उसमें मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब उस मुकदमे की मैं सुनवाई कर रहा हूँ। लड़के को बिल्कुल ये श्योर है, तो ये तो मैंने ठीक किया, अपने समाज के हिसाब से किया। और लड़की जो है कोर्ट में जो बयान देती है वो कहती मैं अपनी मर्जी से गई, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई। लेकिन कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति को नहीं मानता। तो लड़का श्योर है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, और इधर जो सजा होती मालूम कितनी, मिनिमम 20 साल, वो हक्का बक्का। मतलब ये हालत है कि वो सोच रहा है हम तो बिल्कुल, लड़की बोल रही है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, और वो जो है अब वो उसको सीधे 20 साल की सजा सुनाई जाती है, तो वो तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तो बहुत बार ऐसा होता है कोर्ट में। अब ऐसी दशा में अब उनके वकील का क्या होगा। अब तिवारी जी का मान लो क्लाइंट है, तिवारी जी के अगर आंखों में उस दिन आप समझो अगर इनकी आंखों में चाकू लगा दिया जाए तो मेरे कई टुकड़े हो जाए, क्योंकि ये इतनी जो है खतरनाक निगाहों से देखते हैं। तो बहुत बार ये स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसी कठोरतम काम को करते हुए कहीं कहीं पर कविता बच जाती है, कविता जीवित रह जाती है। वहाँ से जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो 4 पंक्तियाँ आज और मन में आती है, उसको और सुनाकर फिर और कुछ कहूँगा। तुम्हारा स्नेह पूरित हर फसाना याद आएगा।
मतलब इतना कठोर काम करने के बाद भी जब डायस से बाहर मिलते थे तो ये लोग बहुत प्यार से मिलते थे, बड़े सम्मान से मिलते थे, बहुत खूब चुटकियाँ लेते थे, खूब मज़े करते थे हम लोग। तो ये लगा कि इतने कठोर व्यवहार के बाद इन लोगों ने मेरा सम्मान बनाए रखा, मैं इनके लिए बहुत करता हूँ। आप सारे लोग सब इनके लिए तालियां एक बार बजाते हैं। और मैं कविता पढ़ूँ तो तालियां बजाते रहना, क्योंकि जो समझ पाएगा वो तालियां बजाएगा, जो तालियां नहीं बजा रहा मैं मान लूँगा वो समझ नहीं रहा, वो बुद्धिमान नहीं है। तो तुम्हारा स्नेह पूरित हर फसाना याद आएगा, सजेगी जब भी महफिल हर तराना याद आएगा। केवल शायद शोक सभा को छोड़कर कोई भी कार्यक्रम होता था, कोई पार्टी होती थी तो अंतिम में मैं बोलता था गुजराती जी एक सुना दीजिए, और गुजराती जी एक दो नगमे खट से तैयार रहते सुना देते थे। तो सजेगी जब भी महफिल हर तराना याद आएगा, सजेगी जब भी महफिल हर तराना याद आएगा। अरे शिवडोला की झांकी, अरे शिवडोला की झांकी और गणगौर ये राखी, अरे शिवडोला की झांकी ये गणगौर ये राखी। ये सामान्य चीजें नहीं है, ये अलग कैसे हैं। बाहर के लोगों को आप समझाते रहो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक के अधिकारियों को चीख चीख के बताया कि हमारे यहाँ शिवडोला में इतनी भीड़ होती है कि आप सब सड़क से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दिन लोग अदालती में उसको टलवाना चाहता है, वो नहीं समझ पाए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, शिवडोला है अलग से क्या चीज़ है। कोई व्यक्ति जब खरगोन में आ जाए तभी उसको समझ में आता है शिवडोला क्या होता है और उसका क्या आनंद होता है। मैंने वीडियो भेजे तो हमारे तमाम रिश्तेदार इस साल जो है वो शिवडोला देखने के लिए आए। परिणाम स्वरूप एक अलग से मंच बनवाना पड़ा हमारे मित्रों को। और राखी भी, गणगौर तो विलक्षण है ही। राखी बता दूं, राखी पूरे दुनिया में कितने दिन मनाई जाती है? एक दिन। खरगोन में कितने दिन मनाई जाती है? पूरे महीने चलती है। मैं पहले साल आया तो परेशान हो गया, एक कर्मचारी को छुट्टी दे दूं कि काहे के लिए? बोले सर राखी। तो हमने कहा राखी तो हो गई, बोले नहीं हमारे यहाँ इस संडे को। फिर वो एक राखी करके आ गया, फिर दूसरा खड़ा हो गया मेरे यहाँ राखी, काहे की छुट्टी चाहिए? बोले राखी चाहिए। तो हमने कहा यार ये यहाँ पर, मैंने फाइनली हमने कहा ये लोग बहाना तो नहीं मार रहे हैं। तो मैंने गुजराती जी से पूछा यार मेरे को बताओ यहाँ राखी कितने दिन होती है? और राखी में भी वो एक और रहता कि वो बहन को बुलाने के लिए जाती, क्या बोलते हैं? हाँ। तो हमने कहा कि राम ये भी होता है यहाँ पर कि बहनों का भी एटीट्यूड है यहाँ पर कि अपने मर्जी से जो है राखी बाद में नहीं आए। तो वो सारी चीजें मतलब यहाँ पर अलग है कि हाँ ये शिवडोला की झांकी ये गणगौर ये राखी, ये शिवडोला की झांकी ये गणगौर ये राखी। तुम्हारा गेर में मदमस्त नहाना याद आएगा, तुम्हारा गेर में मदमस्त नहाना याद आएगा, तुम्हारा स्नेह पूरित हर तराना याद आएगा। और इस अवसर पर मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ। नया वर्ष जब आया है तो नए स्वरों में गाना होगा, नया वर्ष जब आया है तो नए स्वरों में गाना होगा, नई कलियां खिलेंगी तो तुमको भी मुस्काना होगा, नई कलियां मुस्काएंगी तुमको भी मुस्काना होगा। दिल में नई उमंगें भर लो, मन में भर लो रंग नया, मेरी चाहे बाती ले लो तुमको दीप जलाना होगा, तुमको दीप जलाना होगा। मैं आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि ये मंच कहते हैं ना, हर मंच का एक ट्रेंड होता है, एक ट्रैक होता है, और आज इस मंच का जो ट्रैक होता है वो वीर रस का है। वीर रस का इसलिए है कि हमारे यहाँ जो हास्य के कवि हैं उन्होंने भी शुरुआत वीर रस से किया।
इसलिए मेरा भी धर्म है कि 4 लाइन वीर रस का पढ़ूं। क्योंकि अब दीपक जलाने की बात है तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं दीपक की। उठो जागो बहुत सोए, नया दीपक जलाना है। उठो थोड़ा खुश हो जाइए, हमारी मैडमें सब बिल्कुल जो है दुखी दुखी सी लग रही हैं। हो सकता है सबका व्रत हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुश हो जाइए, कोई जो है परेशानी की बात नहीं है। और ये बता ही चुके हैं कि मेरा अब ट्रांसफर हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या सुना रहे थे? उठो जागो बहुत सोए, नया दीपक जलाना है। सोए से सोते हुए लोग दिख गए, इसलिए पढ़ने भूल गया। उठो जागो बहुत सोए, नया दीपक जलाना है। अंधेरा ये निगल ना ले, उजाले को बचाना है। नहीं तकदीर मुल्कों की, नहीं तकदीर मुल्कों की, लिखी जाती है मेहंदी से। लहू देना पड़ेगा अगर वतन अपना बचाना है। लहू देना पड़ेगा अगर वतन अपना बचाना है। अंधेरे के माथे पर नया प्रकाश लिख देना। तुम पतझड़ के सीने पर नया मधुमास लिख देना। बुजुर्गों ने खून पसीने से, बुजुर्गों ने खून पसीने से सींचा इस धरती को। अब बारी तुम्हारी है, नया इतिहास लिख देना। अब बारी तुम्हारी है, नया इतिहास लिख देना। और मेरे इन 4 पंक्तियों से इस धोखे में मत आ जाना कि मैं वीर रस का कवि हूँ। मैं तो जो मंच का प्रवाह था उसी में मैंने भी बहने की कोशिश किया। मेरी मूल विधा जो है श्रृंगार है, दिल के गीत पढ़ता हूँ, दिल की कुछ पंक्तियाँ जब भी मौका मिलता है लिखता हूँ। और अगर आपके पास दिल हो तो मैं इस पंक्तियों को सुनाऊं। है तिवारी जी का भी दिल आज जग गया है तो जरूर सुनाऊंगा। एक बार तालियां बजाकर दिल की पंक्तियां सुननी चाहिए। चाहे जितने प्रेम प्यार की बातें कर लो, हमारे राहुल भाई बिल्कुल हंसते नहीं। इस चक्कर मतलब इनको देख के ये मत अंदाजा लगाना कि इनको जो है कभी इसके नहीं हुआ होगा। मैं 4 पंक्तियां पहले इन्हीं को समर्पित करना, सुनिएगा। दिलों में जिनके लगता है वो आँखों से नहीं रोते। दिलों में जिनके लगता है वो आँखों से नहीं रोते। जो अपनों के नहीं होते किसी के भी नहीं होते। जो अपनों के नहीं होते किसी के भी नहीं होते। मेरे हालात ने हमको, मेरे हालात ने हमको यही एहसास बख्शा है। सपने टूट जाते हैं कभी पूरे नहीं होते। सपने टूट जाते हैं कभी पूरे नहीं होते। और बिना उम्र की परवाह के गुजराती जी को लगने लगा कि मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूँ तो प्रेम प्यार की बातों पर मेरा रिएक्शन देना ठीक नहीं। अरे जब बीडी पाठ रही है, हमारे पाठक जी दे रहे हैं डीडी पाठक, तो आपको तो देना ही चाहिए। इश्क का उम्र से कोई लेना देना नहीं। सुनिएगा। राहे इश्क में रुसवाई का कुछ गम नहीं होता। राहे इश्क में रुसवाई का कुछ गम नहीं होता। अरे भीगो मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। अरे भीगो मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। 2 पल में इतना प्यार वो दे गया गौरव। 2 पल में इतना प्यार वो दे गया गौरव। मैं तब से बांटता फिरता मगर कुछ कम नहीं होता। मैं तब से बांटता फिरता मगर कुछ कम नहीं होता। और
जो ताली नहीं बजाएंगे मुझे उनके दिल होने में संदेह हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो उसी को ढूंढते भी रहते हैं और क्या उलट बांसी होती है और उसे से नज़रें छुपाते जताते हैं कि तुम्हारी परवाह नहीं है। ये मत सोचना कि तिवारी जी को नहीं लागू होती, ये भाभी जी को इसलिए ढूंढते रहते हैं कि वो आ तो नहीं रही है यहाँ वहाँ से। सुनिएगा, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूँ, बड़ी मुश्किल से जो काटे वो दिन गिनना नहीं चाहूँ, मेरे मौला तर के दिल की ये कैसी तमन्ना है, मेरे मौला तर के दिल की ये कैसी तमन्ना है, उसी को ढूंढता भी हूँ जिसे मिलना नहीं चाहूँ, उसी को ढूंढता भी हूँ जिसे मिलना नहीं चाहूँ। और मैंने पवन भाई से पूछा कभी प्रेम हुआ? अरे बोले हुआ था लेकिन वो ठीक नहीं था। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखा, कहानी ये भी अच्छी है, कहानी वो भी अच्छी थी, कहानी ये भी अच्छी है, कहानी वो भी अच्छी थी, राजा दिल जला है वरना रानी वो भी अच्छी थी, राजा दिल जला है वरना रानी वो भी अच्छी थी, उसी ने हंसी दी है, उसी ने हंसी दी थी, उसी ने दिल किया जख्मी, उसी ने हंसी दी थी, उसी ने दिल किया जख्मी, निशानी ये भी अच्छी है, निशानी वो भी अच्छी थी, निशानी ये भी अच्छी है, निशानी वो भी अच्छी थी। और हमारे नीरज भाई बैठे हुए पीछे, इनका नाम ही जो है पोएटिक है, तो बहुत बड़े कवि रहे नीरज जी। तो इनकी पीड़ा क्या है कि कहते हैं कि जरा सा कहीं से कुछ जो है टाका भिड़ना शुरू होता है और इतना सा बात अभी बनी नहीं होती कि लोग इतनी बड़ी कहानियां बनाते हैं। मैं इनकी परिस्थिति पे 4 लाइनें और पढ़ता हूँ कि ये शिकायत उन लोगों से है, कभी जरा सा बात बन नहीं रही होती है तो जो है वो लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जो होता भी नहीं है वो लोग बातें करने लगते हैं। और क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। जिसे मैं लिख नहीं पाया उसे क्यों पढ़ रहे हो तुम, जिसे मैं लिख नहीं पाया उसे क्यों पढ़ रहे हो तुम, मोहब्बत का महल ये रेत से क्यों गढ़ रहे हो तुम, मोहब्बत का महल ये रेत से क्यों गढ़ रहे हो तुम, दिल के बंद दरवाजे पे यूं दस्तक नहीं देते, किसी को बेवजह यारों यूं रुसवा नहीं करते, हवा में ही लगा कर सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो तुम, हवा में ही लगा कर सीढ़ियाँ क्यों चढ़ रहे हो तुम। और अब एक सवाल पैदा होता है, ये हिमांशु जी है ना, आप मतलब भीखन गांव में पैनल लाए थे, ये देखिए नाम मुझे क्यों मालूम है, क्योंकि इनका नाम जब भी जेल में जाता था सारे मुलजिम जो है रटते रहते थे। तो मैं सोचता था, चूंकि हमारे यहाँ के अतरे जी वो थोड़ा सा बड़े लंबे चौड़े हैं, तो मैं सोचता था उन्हीं के टक्कर का कोई आदमी है, बड़े प्यारे से हैं और इनको मैं समर्पित करता हूँ कि कैसे क्यों लोग बिना जरा सा कोई कहानी मालूम होती है, लंबी लंबी बातें, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल छुपा करके चल रहा हूँ। इश्क करने वाला हर व्यक्ति पूरी सावधानी बरतता है, लेकिन रहीमदास जी ने लिखा है ना कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन रोके ना रुके जाने सकल जहां। पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है। मैं बताता हूँ कि
कैसे पता चलता है, कैसे सब कुछ बदलता है। अब हिमांशु जी को लग रहा है कोई किसी को पता नहीं मेरे बारे में, लेकिन लोग जो होशियार लोग हैं, गुजराती जी देखते हैं तो गुजराती जी को लक्षण कैसे दिख रहे हैं सही। तेरे मदमस्त आँखों में, तेरे मासूम आँखों में, ये मदमस्त सवाल किसके हैं। तेरे मासूम आँखों में मदमस्त सवाल किसके हैं। थिरकती चाल में तेरे बता ले ताल किसके हैं। थिरकती चाल में तेरे बता ले ताल किसके हैं। थोड़ा सोच लो, जब व्यक्ति इसको शुरू करता है, इसमें पढ़ता है तो ऐसा लगता है उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे, चलता है तो लगता है कि नाच रहा है, नाचते हुए चल रहा है। कैसे लक्षण बदल जाते हैं। थिरकती चाल में तेरे बता ले ताल किसके हैं। तेरे मासूम आँखों में मदमस्त सवाल किसके हैं। तेरे गालों पे ये धब्बे, तेरे गालों पे ये धब्बे, बदन में तेरे ये खुशबू। जो सेंट घर से लगा कर नहीं चला, जो ब्रांड घर में नहीं हो, महक कहाँ से रहा। तेरे गालों पे ये धब्बे, बदन में तेरे ये खुशबू। और अगर इस लाइन पे ताली नहीं बजाया तो मैं समझ जाऊंगा कि दिल नहीं है। अभी सुन लो फिर बजाना। तेरे गालों पे ये धब्बे, बदन में तेरे ये खुशबू। कपड़ों में तेरे बालों से लंबे बाल किसके हैं। कपड़ों में तेरे बालों से लंबे बाल किसके हैं। तो सारी सावधानी जो है वो धरी रह जाती है। और जो होशियार टाइप के लोग हैं, गुजराती जी जैसे लोग हैं, वो देख करके लक्षण पकड़ लेते हैं। और कुछ लक्षण बताता हूँ, एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। तेरे इन सूखे होठों पर ललाई आ गई कैसे। तेरे इन सूखे होठों पर ललाई आ गई कैसे। तेरे वीरान गालों पर लुनाई आ गई कैसे। थोड़े गाल लाल लाल हो जाते हैं। हमारा मत देखो, हम तो काले लोगों का काला ही होता है। तेरे वीरान गालों पर लुनाई आ गई कैसे। तेरे इन सूखे होठों पर ललाई आ गई कैसे। तेरा सजना संवरना, ये जो लड़का माँ के बार बार कहने पर भी कंघी नहीं करता रहता है, एक बाल वाल बढ़िया सेट हो जाते। तेरा सजना संवरना ये, और बिन बात ही हंसना। तेरा सजना संवरना ये, और बिन बात ही हंसना। मई के ही महीने में जुलाई आ गई कैसे। मई के ही महीने में जुलाई आ गई कैसे। और जब ये सब लक्षण दिखते हैं तो पाठक जी जैसी अनुभवी आंखें अनाउंस कर देते हैं कि रोग आखिर क्या है। सुनिएगा। अरे तू बावरा दिल का कहीं व्यापार कर बैठा। लगता है लड़का हाथ से गया। अरे तू बावरा दिल का कहीं व्यापार कर बैठा। लगे थे लाख परे फिर भी आंखें चार कर बैठा। लगे थे लाख परे फिर भी आंखें चार कर बैठा। किसी को ढूंढना हर पल, किसी को ढूंढना हर पल, कहीं खोए हुए रहना। किसी को ढूंढना हर पल, कहीं खोए हुए रहना। मुझे तो साफ लगता है कहीं तू प्यार कर बैठा। मुझे तो साफ लगता है कहीं तू प्यार कर बैठा। और मैं जानता हूँ आप सब बहुत थके हुए हो, फिर भी बक्सूंगा ना, मैं कुछ सुना के ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे सुनाने का मौका बहुत कम मिलता है। मुझे पूरे साल भर सुनना पड़ता है, पूरे दिन सुनना पड़ता है।
सबसे सुखी वकील। किसी ने रहीम दास जी के मत्थे डालकर पंक्तियां लिखी, रहीमन यह संसार में सबसे सुखी वकील, और जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो अपील, हार गए तो हार जाते हैं तब भी क्लाइंट से लंबी फीस लेते हैं, क्या बड़े कोर्ट में जाना पड़ेगा और अब इसमें इतने पैसे लगेंगे। तो सबसे सुखी ये लोग हैं और मैं बैठ के सुनता हूँ। होली बीत गई, होली बीत गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे होली की बात करना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि इस बार जो है हमारे बार में होली का कोई कार्यक्रम नहीं करवाया, तो मैं वो भरा बैठा हूँ जो होली में पढ़ना चाह रहा था, वो सारे कुछ भी गीत सुना नहीं पाया। तो मैं कुछ एक गीत है मेरे पास और एक दो मुक्तक है, सुना दूंगा। अगर बर्दाश्त न करना तो फिर इशारा कर देना। मैं होली की बात करें तो निश्चित रूप से कान्हा को याद करना जरूरी है, बात बरसाने की गलियों से होनी चाहिए। और बताया तो हमारा धर्म जो है इतना महान है और इतना जो है हर रंग से भरा हुआ है कि हमें और किसी की ज़रूरत नहीं। बच्चों को अपने रंग में रहने दीजिए, वो मस्त रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होली की बात शुरू कर रहा हूँ, राधा जी जो है वो कृष्ण को ललकार रही हैं। वो 4 पंक्तियों से, बड़ी नाजुक सी पंक्तियाँ हैं। ये मेरी पंक्तियाँ ये मानते हुए सुनिएगा कि मैं कवि नहीं हूँ, कवि तो ये लोग थे, ये हमारे जो विद्वान जो है कविगण बैठे थे, आदरणीय मनहर जी जिनका नाम पूरे भारत में चलता है, ये कवि हैं। क्यों कवि कैसे नहीं हूँ मैं? अगर कवि होता तो मैं भी यहाँ से पढ़ता, है ना। जो कवि रहता माइक के सामने पढ़ता है, मैं कवि नहीं हूँ, इसलिए जो है डायस के पीछे से पढ़ रहा हूँ, छुप के पढ़ रहा हूँ। तो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हों तो उसको जो है बर्दाश्त कर लेना, बाद में चाहे अकेले में बता भी देना। सुनिएगा। तुम हो जो श्याम, तुम हो गोपाल, जो गोकुल के ग्वाल, तो मैं हूँ लला बरसाने की छोरी। राधा जी ललकार रही, तुम हो गोपाल जो गोकुल के ग्वाल, तो मैं हूँ लला बरसाने की छोरी। रंगने जो आई हो तो रंगवा के जई हो, आई हो संभल के गलियन मेरी। रंगने जो आई हो तो रंगवा के जई हो, आई हो संभल के गलियन मेरी। बात ही बात पे बात बढ़ी, बात ही बात पे बात बढ़ी, फिर घात लगा के किए बरजोरी। सखी मेरी नींद खुली भी न थी कि उड़ेल दई जीवा वीर की छोरी। सखी मेरी नींद खुली भी न थी कि उड़ेल दई जीवा वीर की छोरी। कुछ बताने समझाने जैसा इसमें है नहीं। राधा ललकार तो दिया राधा जी ने, लेकिन कहती हालत क्या हुई कि जय मेरी नींद भी नहीं खुली थी कि पूरे अबीर की झोरी उड़ेल के चले गए। और फिर हालत कैसी है? होली में हम जोली रोली लगाए तो, होली में हम जोली रोली लगाए तो, अंग मेरा लाल लाल से हो गए। होली